हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अपना एजुकेशन में। तो जैसा कि हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे, लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि किसी भी द्विघात समीकरण के अगर मूल निकालने हो या द्विघात समीकरण के अगर हमें हल निकालने हो तो उसके लिए हमारे पास 3 विधियां सीखी थी हमने लास्ट वीडियो में। तो मैं एक एक करके एक बार उनका रिकैप करा देता हूँ, आपको रिवाइज करा देता हूँ। तो हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि अगर द्विघात समीकरण है और उसके आपको मूल निकालने हैं तो उसके पास 3 विधियां हैं। पहली विधि थी गुणनखंड विधि। पहली विधि मैंने आपको बताई थी गुणनखंड विधि से कैसे आप किसी भी द्विघात समीकरण के मूल निकाल सकते हैं। दूसरी विधि थी जो मैंने बताई थी आपको पूर्ण वर्ग विधि, यानी पूर्ण वर्ग बनाकर, ठीक है, पूर्ण वर्ग विधि से कैसे हल निकाल सकते हैं किसी भी द्विघात समीकरण के। तीसरी विधि जो हमने सीखी थी वो थी हमारी द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। द्विघाती सूत्र या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की मदद से आप कैसे किसी भी द्विघात समीकरण के मूल या हल निकाल सकते हैं। और साथ ही साथ आपने सीखा था कि ये द्विघाती सूत्र होता है, इसमें एक विभक्तकर होता है। इसमें क्या होता है? एक विभक्तकर होता है, विभक्तकर। इस विभक्तकर को ही क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट या डी, डिस्क्रिमिनेंट या क्या बोलते हैं? डी, जैसा कि आप जानते होंगे। और ये डी जो होता है ये क्या होता है आपको पता ही होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आप इस विभक्तकर की हेल्प से, ये डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से आप क्या पता लगा सकते हो? आप ये पता लगा सकते हो कि किसी भी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे या फिर मूल होंगे ही नहीं, यानी उस द्विघात समीकरण के मूल संभव ही नहीं है, या फिर उस द्विघात समीकरण के दोनों मूल बराबर होंगे। वो कैसे पता लगाते थे? मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में कि अगर d यानी आपका जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, अगर ये ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है, धनात्मक है, तो आपके समीकरण के, इस द्विघात समीकरण के जो मूल होंगे वो दोनों मूल क्या होंगे? भिन्न होंगे। दोनों मूल भिन्न होंगे और वास्तविक होंगे। ठीक, यहां तक आपने सीखा। और फिर मैंने बताई थी दूसरी कंडीशन कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका 0 के बराबर आ जाता है तो उस कंडीशन में जो दोनों मूल होंगे वो क्या होंगे? समान होंगे, या फिर उन्हीं को क्या बोलेंगे? संपाती बोलेंगे। और दोनों मूल क्या होंगे? बराबर होंगे। दोनों ही मूल एक जैसे होंगे, बराबर होंगे। और तीसरी कंडीशन थी कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका जो विभक्तकर है वो लेस देन 0 आ जाता है तो इस केस में जो आपके मूल होंगे वो संभव ही नहीं होंगे, यानी कि कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। यानी कि उस इक्वेशन के, उस द्विघात समीकरण का कोई भी मूल संभव नहीं है, यानी वास्तविक मूल नहीं होंगे, यानी उस द्विघात समीकरण का कोई भी मान संभव नहीं होगा, कोई भी हल संभव नहीं होगा। तो इस कंडीशन में कोई भी मूल नहीं निकलेगा। तो आपको ये तीनों कंडीशन याद रखनी है, और मैं ये पिछली वीडियो में आपको पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, और बहुत सारी मैंने प्रॉब्लम भी सॉल्व कराई थी, तो आप मेरा पिछला वीडियो एक बार देख लीजिएगा। अभी इस वाली क्लास में हम क्या करेंगे? इस वाली क्लास में हम जो क्लास 10th की मैथ है, क्लास 10th की जो एनसीईआरटी की मैथ है उसकी एक्सरसाइज है 4.3 जो कि द्विघात समीकरण के ऊपर है। 4.1 4.2 आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, उनमें कुछ नहीं है, मैंने जो बताए हैं आपको फॉर्मूले, इनकी मदद से सॉल्व हो जाएंगे। और मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम इन्हीं में से आपको सॉल्व भी कराई है लास्ट क्लासेज में। इस 4.3 को हम सॉल्व करेंगे, इस 4.3 को हम सॉल्व करेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करेंगे। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। अब इसमें से मैं पहले आपको कुछ एग्जाम्पल्स करा देता हूँ, ठीक है? जैसे कि ये एग्जाम्पल सॉल्व करा देता हूँ। सबसे पहले ये वाला देखिए आप दोस्तों, ये वाला एग्जाम्पल मैं आपको सॉल्व करा देता हूं। देखो, इस वाले एग्जाम्पल को अभी सॉल्व कर देते हैं। इसमें क्या है कि देखिए कोई द्विघात समीकरण आपको दिया हुआ है x प्लस 1y(x) बराबर 3, जहां पे x नॉट इक्वल टू 0, यानी कि आपके पास है x प्लस 1y(x) बराबर 3 और यहाँ पे क्या है? x नॉट इक्वल टू 0। इस द्विघात समीकरण के आपको हल निकालने हैं। तो दोस्तों इसको निकालने का तरीका क्या होगा मैं आपको बता देता हूं। आपको क्या करना है, यहाँ पे अपॉन में 1 मान लेता है और यहाँ पे इनका एलसीएम आ जाएगा x, और 1 का x से गुणा करोगे और x का x से गुणा करोगे तो ये जाएगा x स्क्वायर, और x का x में भाग दोगे तो 1 टाइम्स, और 1 इंटू 1 हो जाएगा अपॉन 3। अब आपको पता है इस तरह की जब इक्वेशन होती है उनको कैसे सॉल्व करते हैं? वज्रगुणन विधि से। तो इसका इसके साथ गुणा होता है और इसका इसके साथ गुणा होता है, बराबर का बीच में साइन आता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का देखो आप मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही आएगा, और x का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3x आ जाएगा। और जब बराबर के इधर में इस 3x को इधर लाओगे तो क्या होगा? माइनस का हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 हो जाएगा और बराबर 0 आ जाएगा। ये आपकी क्या बन गई? द्विघात समीकरण। अब इस द्विघात समीकरण को आप अपनी जो मानक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये क्या है? मानक रूप है द्विघात समीकरण को, आपको पता है ना मानक रूप। मानक रूप का मतलब x के घटती हुई क्रम में लिखा है आपने, घातों के घटते क्रम में, तो ये मानक रूप है। आप इससे कंपेयर करोगे तो आप कहोगे सर यहाँ पे a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू -3 है एंड c इक्वल टू 1 है।
जब a इक्वल टू 1 आ गया, b कंपेयर कर लिया, a इक्वल टू 1 यानी x स्क्वायर का गुणांक 1 है, यहाँ पे b का गुणांक क्या है -3 और c का 1 है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे आप कुछ नहीं करोगे, आपको गुणांक वो चाहिए, मूल चाहिए। तो मूल निकालने का तरीका क्या था, फॉर्मूला मैंने बताया था आपको श्रीधराचार्य विधि वाला, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बस इसमें आपको क्या करना है, a b c की वैल्यू पुट कर देनी है और आपको क्या हो गए, दोनों मूल पता चल जाएंगे। एक बार प्लस ले लोगे, एक बार माइनस ले लोगे और ये जो आंसर है आपका ये आ जाएगा। तो ये हुआ तरीका आपको सॉल्व करने का इस उदाहरण को। अगला ये वाला उदाहरण भी बहुत आसान है। इस वाले उदाहरण में, इस वाले प्रॉब्लम में आपको कुछ नहीं करना। जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें आपको एलसीएम ले लेना है। एलसीएम क्या आएगा, x इंटू एक्स माइनस 2। अगर आपको कैल्शियम लेने में दिक्कत आए तो दोनों संख्याओं का गुणा करके लिख दो, तो x इंटू एक्स माइनस 2। यहाँ पे x से x भाग जाएगा तो यहाँ x माइनस 2 बचेगा, माइनस x माइनस 2 से x माइनस 2 में एक x बार भाग जाएगा, x बार भाग जाएगा और x यहाँ बच जाएगा और x का गुणा 1 से होगा तो x हो जाएगा और बराबर 3/1 हो जाएगा। बस इनका वर्गीकरण करके रख देना जैसे ये बताया है और इसको सॉल्व कर लेना, तो आपको ये वाला प्रॉब्लम भी बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये मैंने आपको उदाहरण करा दिए हैं जो आपकी बुक में भी दिए हुए हैं। आप क्लास 10th की मैथ की जो एक्सरसाइज है 4.3 उससे पहले जो एग्जाम्पल्स हैं वो देख लीजिएगा। द्विघात समीकरण चैप्टर नंबर 4। अब मैं आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व कराता हूँ, ठीक है। आपको मैं प्रॉब्लम सॉल्व कराता हूँ, लेकिन इस तरह के जो उदाहरण है ना, ये उदाहरण नंबर 15, इस तरह के क्वेश्चन भी आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स में पूछे जाते हैं। रीट के एग्जाम में, बहुत सारे आपके जो एग्जाम्स होते हैं उनमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये द्विघात समीकरण पे आपका ये क्वेश्चन आना ही आना है, तो ये आप ढंग से सीख लीजिए। तो इस वाले उदाहरण को मैं आपको समझा देता हूँ, ये कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपके उसमें आती है तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए बच्चों, आपके पास ये प्रॉब्लम आ गई। सपोज एक मोटर बोट है जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, मोटर बोट है जिसकी स्थिर जल में चाल, मैंने मतलब जल अगर शांत है, जल की धारा ना तो इधर जा रही है ना उधर जा रही है, जल शांत है, तो उसकी जो मोटर बोट है उसकी चाल क्या है, 18 किलोमीटर पर घंटा। तो आप लिख दोगे यहाँ पे मोटर बोट की चाल, मोटर बोट की चाल कितनी दे रखी है, 18 किलोमीटर पर आवर पर घंटा, ठीक है। उसके बाद 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, इन शब्दों को आपको पढ़ना है। प्रतिकूल जाने में मतलब धारा के विपरीत जा रहे हो आप। तो बताइए, आपकी धारा मतलब मान लो आपके सामने से धारा आ रही है और आप नाव चला रहे हो उसके विपरीत, तो आपकी चाल क्या हो जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि धारा जो है आपको रोकेगी आगे जाने से। तो आप क्या करिए, आप ये मान लीजिए कि धारा की चाल मान लीजिए, यहाँ पे धारा की चाल नहीं दी हुई है, धारा की चाल ही तो हमें निकालनी है। सवाल को पढ़िए, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो धारा की चाल मान लीजिए x किलोमीटर पर आवर। अब आप मेरे को बताइए, अगर हम धारा के विपरीत जाएंगे तो धारा के विपरीत मोटर बोट की चाल क्या हो जाएगी, धारा के विपरीत चाल क्या होगी, मोटर बोट की चाल, धारा के विपरीत मोटर बोट की जो चाल होगी वो कितनी होगी। तो आप कहोगे कि सर धारा के विपरीत जा रहे हो, इसलिए आपकी जो चाल है वो घट जाएगी। यानी 18 तो आपकी थी मोटर बोट की चाल, लेकिन धारा के विपरीत जा रहे हो तो जो x है वो आपको रोकेगा, तो 18 माइनस x किलोमीटर पर आवर, ये आपकी क्या चाल हो जाएगी, धारा के विपरीत हो जाएगी। अब आप कहोगे कि धारा के अगर अनुकूल जाते हैं, धारा के अनुकूल यानी धारा जिस दिशा में चल रही है, जिस दिशा में पानी की धारा चल रही है उसी दिशा में अगर आपकी मोटर बोट भी चलेगी तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। ये सोचिए कि आपके पीछे से हवा चल रही है और आप उसी डायरेक्शन में जा रहे हो, तो आपकी चाल बढ़ जाती है कि नहीं बढ़ जाती। तो ऐसे ही इस पे धारा के अगर अनुकूल जाओगे तो आपकी जो मोटर बोट है, उस मोटर बोट की जो चाल है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। यानी कि 18 तो खुद की चाल थी और जो धारा की चाल है वो भी उसमें जुड़ जाएगी, यानी 18 प्लस x किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। यहां तक आपको बहुत आसानी से आप लिख लोगे। उसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया है कि धारा 24 किलोमीटर आपको जाना है, यानी ये रास्ता 24 किलोमीटर का है, ठीक है। इस 24 किलोमीटर में अगर आप धारा के विपरीत जा रहे हो, और फिर वही दूरी आप वापस आ रहे हो, धारा के अनुकूल आ रहे हो, तो 1 घंटा ज्यादा ले रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप धारा के विपरीत जाओगे तो आपकी चाल घट जाएगी, तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा, और जब धारा के अनुकूल आओगे तो आपकी चाल बढ़ जाएगी, तो आप जल्दी आ जाओगे। यानी कि दूरी, अब आपको पता है कि समय जो होता है, समय क्या होता है, समय आपको पता है चाल बराबर दूरी बटा समय। आप जानते हो ना, चाल बराबर क्या होता है, दूरी अपॉन समय। चाल बराबर दूरी बट्टे समय, ये आपको फॉर्मूला याद है। तो आप समय बराबर निकाल लोगे यहां से, समय बराबर जब समय इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, दूरी अपॉन चाल हो जाएगा। तो समय जो होगा वो दूरी बट्टे चाल होगा। अब दोनों आपको दूरी कितनी दी हुई है, दूरी बच्चों कितनी दी हुई है, 24 किलोमीटर दूरी है, और आपको धारा के विपरीत जाना है। तो धारा के विपरीत चाल कितनी है आपकी, 18 माइनस एक्स। यहाँ पे देखिए बच्चों, ये 18 माइनस एक्स है, तो दूरी कितनी है 24, और 18 माइनस एक्स से जाओगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा। और ये जो समय आया ये ज्यादा होगा किससे, जब धारा के आप अनुकूल जाओगे, 24/18 प्लस एक्स।
और इन दोनों का अंतर आपको कितना दे रखा है, 1 घंटा है, क्योंकि धारा के विपरीत जा रहे हो और धारा के अनुकूल जा रहे हो, उन दोनों का अंतर क्या है, 1 घंटा। यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, 1 लिख दोगे। अब बस इसको आपको क्या है, सॉल्व कर लेना है और यहाँ से एक द्विघात समीकरण बना लेनी है। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो बच्चों इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रख दो, 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स बराबर। अब 18 माइनस एक्स से 18 माइनस एक्स में एक बार भाग जाएगा और 24 का गुणा इससे कर देंगे, बचे कुछ ऐसे, तो 24 इंटू 18 प्लस एक्स माइनस 18 प्लस एक्स से 18 प्लस एक्स कट जाएगा और इसका 24 का गुणा किससे हो जाएगा, 18 माइनस एक्स से, बराबर 1/1। अब क्या करना है, वही वज्रगुणन विधि, इसका इससे गुणा और इसका इससे गुणा। और इस वाली प्रॉब्लम को आप द्विघात समीकरण बना के सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे ये प्रॉब्लम दी हुई है, यहाँ से तो ये आसान ही है, ये आप सॉल्व करोगे तो आपके ये 2 आंसर आ जाएंगे। अब इसमें जो एक आंसर आया है वो माइनस का आया है 54 और एक आंसर आया है प्लस का 6। तो बताइए आप, कभी एक्स की वैल्यू माइनस हो सकती है क्या, नहीं होगी यहाँ पे, क्योंकि धारा की चाल माइनस कैसे हो जाएगी, चाल तो हमेशा पॉजिटिव होगी ना। तो इसलिए आप -54 आंसर नहीं लोगे, आप कौन सा आंसर लोगे, धारा की चाल 6 किलोमीटर। तो यहाँ इस तरह से आप अपना सॉल्व कर सकते हो। ये उदाहरण में भी सॉल्व किया हुआ था, लेकिन मैंने आपको ये बताया कि आप इक्वेशन कैसे बनाते हो। प्रॉब्लम जो है द्विघात समीकरण का प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत आसान है, सबसे डिफिकल्ट होता है एक इक्वेशंस बनाना। अगर आपने इक्वेशन बना ली तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब हमें क्या करने हैं, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है बच्चों, ठीक है। अब मैं इस एक्सरसाइज को सॉल्व कराता हूं यहां से। अब देखिए बच्चों, पहला जो क्वेश्चन है आपके पास, देखो पहला क्वेश्चन है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व हो। अब बताओ बच्चों, अस्तित्व है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा। तो वो मैंने पहले आपको पिछली वाले प्रॉब्लम में बताया था, अस्तित्व है या नहीं वो पता करने का क्या तरीका है। यहाँ पे आप देख सकते हो, अस्तित्व कब नहीं होता, जब b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा छोटा हो जाता है तो वास्तविक मूल नहीं होते, यानी कि मूलों का अस्तित्व ही नहीं होता। मूलों का अस्तित्व नहीं होता कब, जब b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, तो मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो आपको केवल इन इक्वेशंस में क्या करना है, a और b और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे a बराबर 2, b बराबर -7, c बराबर 3, और आपको केवल क्या निकालना है, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालनी है विभक्त करके। अगर ये जिस इक्वेशन में लेस देन 0 होगा तो उस इक्वेशन का अस्तित्व, उस इक्वेशन के जो उस समीकरण के जो मूल हैं उनका अस्तित्व नहीं होगा। और जहां पे b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा या इक्वल टू 0 होगा, वहां पे मूलों का अस्तित्व होगा। तो इस तरह से आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे लिखा है इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में पिछले आपको वीडियो में पिछली वाली क्लास में पूरा बता चुका हूं, मैं इसको यहाँ पे आपको नहीं बताऊंगा। आप मेरा पिछला क्लास देखिए और आप उसमें से कुछ सीखिए कि पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं और फिर इनको सॉल्व कीजिए, आप बहुत इजीली बना लोगे। तो हम इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर रहा हूं, क्योंकि ऐसे मैंने क्वेश्चन आपको पिछली क्लास में बहुत कराए हैं, तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा अगर ये मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। मैं आपको टफ जो कठिन क्वेश्चन है केवल वो ही सॉल्व करूंगा। तो ये वाले क्वेश्चन आप क्या करोगे, पिछली क्लास के हेल्प से सॉल्व करोगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरण के मूल द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके। तो द्विघाती सूत्र तो आपको पता ही है ना, यहाँ पे द्विघाती सूत्र तो डायरेक्ट लिखा सकते हो, x इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस वाले फॉर्मूले से डायरेक्ट आप इस इक्वेशन में किसी भी इक्वेशन के मूल निकाल लोगे द्विघाती सूत्र से। केवल आपको a b c इन इक्वेशन से पता करना है और डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। तो ये वाला प्रॉब्लम भी बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरण के मूल ज्ञात करो। इस तरह के क्वेश्चन तो अभी मैंने इसी वीडियो में सॉल्व कराए आपको एग्जांपल में, तो इसको तो आप उसी तरीके से सॉल्व करोगे। अब मैं स्टार्ट करूंगा यहां से, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन, आयु वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके प्रॉब्लम्स में, आपके बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं कि कैसे सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम का योग 1/3 है। देखो बच्चों, क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करो। 3 वर्ष पहले रहमान की आयु, ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो उस पे लेके चलता हूं स्लाइड पे। 3 वर्ष पहले देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है रहमान की आयु, हमें क्या रहमान की आयु माननी है। रहमान की आयु, देखो रहमान की आयु, माना रहमान की आयु कितनी मानी आपने, x है। माना रहमान की वर्तमान आयु, आपने वर्तमान आयु माननी है, माना रहमान की वर्तमान आयु x है, ठीक है। अब उसमें क्या दिया हुआ, क्वेश्चन पढ़ो। 3 वर्ष पहले रहमान की आयु, तो 3 वर्ष पहले बच्चों बताओ, तो 3 वर्ष पहले रहमान की आयु क्या होगी। 3 वर्ष पहले रहमान की आयु, अभी अगर आयु x है, अगर अभी आयु 10 है तो 3 वर्ष पहले क्या होगी, 7। अगर अभी आयु 20 है तो 3 वर्ष पहले क्या होगी, 17। यानी आप घटा दोगे, करंट जो प्रेजेंट वैल्यू आयु है उसमें से घटा दोगे, तो 3 वर्ष पहले रहमान की आयु क्या हो जाएगी, x - 3। यही तो होगी 3 वर्ष पहले। अगर बोलता 3 वर्ष बाद तो x + 3 करते,
3 वर्ष पहले की बोला है तो x माइनस 3 कर दोगे, तो 3 वर्ष पहले रहमान की आयु आपके पास क्या आ गई, x माइनस 3 आ गई। अब देखो क्वेश्चन को पढ़ो, 3 वर्ष पहले रहमान की आयु का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम क्या होगा, अब इसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम क्या होगा मतलब उल्टा, रिवर्स करना है, 1 करना है। तो 3 वर्ष पहले रहमान की आयु का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम जैसे बोलता जा रहा है सवाल आप करते जाओ, तो व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/x माइनस 3, ये होता है व्युत्क्रम करना। 10 का व्युत्क्रम क्या होता है 1/10, तो ये इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा x माइनस 3 का 1/x माइनस 3। यहां तक हो गया आपने। फिर क्या बोला है, जैसे बोलता जा रहा है हम करते जा रहे हैं, का व्युत्क्रम, और अब से 5 वर्ष पश्चात, तो 5 वर्ष पश्चात आयु क्या होगी, अब लिखोगे यहाँ पे आप 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु, 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु, तो बताओ बच्चों कितनी होगी 5 वर्ष पश्चात, वो हो जाएगी x + 5। फिर उसने बोला है उसका भी व्युत्क्रम, आयु का व्युत्क्रम, उसका भी व्युत्क्रम करना है, यानी इसका भी व्युत्क्रम का व्युत्क्रम, ये व्युत्क्रम लिखा है थोड़ा सा लिखने में हो जा रहा है, तो ये हो जाएगा 1/x + 5 ही। तो यानी कि आपने 3 वर्ष पहले की जो आयु है उसका व्युत्क्रम लिख दिया 1/x माइनस 3, और 5 वर्ष बाद की आयु का व्युत्क्रम 1/x + 5। आगे क्या बोल रहा है वो, इसमें आगे पढ़िए आप, आगे बोल रहा है का योग 1/3 है, यानी इन दोनों का योग, इसका योग नंबर 1 नंबर 2 इन दोनों का योग, यानी 1 + 2 इन दोनों आयु का योग किसके बराबर है 1/3 के, यानी आपको क्या करना है इनको जोड़ देना है बस, 1/x माइनस 3 + 1/x + 5 बराबर 1/3। अब यहां से ये आपको क्या करना है, बस यहां से इस इक्वेशन को सॉल्व कर देना है। यहां से अब इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करोगे बताइए, इसको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है यहाँ पे एलसीएम ले लेना है। एलसीएम क्या होगा x माइनस 3 × x + 5, ठीक है, अब बराबर 1/3 तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे x माइनस 3 से x माइनस 3 कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा x + 5 और उसका 1 से गुणा होगा तो वही रहेगा, प्लस x + 5 से x + 5 कट जाएगा, x माइनस 3 बचेगा और उसका 1 से ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा x माइनस 3। ये तो एलसीएम करना आपको आना चाहिए, बहुत ईजी है। अब इनका वज्रगुणन विधि कर देना, x माइनस 3 और x + 5 इनको जोड़ के यहाँ लिख देना, ये आंसर क्या आता है, x और x क्या हो जाएंगे 2x, और 5 में से 3 कटेंगे तो 2, 2x + 2, और इसका गुणा किससे होगा 3 से × 3 बराबर x माइनस 3 × x + 5 का गुणा किससे होगा 1 से, तो ये तो सेम ही रहेगा x माइनस 3 × x + 5। अब देखो 3 दूनी 6x + 3 दूनी 6 बराबर x माइनस 3 और x + 5 को गुणा करोगे तो पहले x का इसके साथ गुणा करो तो x², फिर x का 5 से गुणा करो तो प्लस का 5x, फिर -3 का x से गुणा करो इसका बच्चों तो ये जाएगा -3x, और -3 का फिर +5 से गुणा करोगे तो -15। अब क्या करना है आपको, इस पूरे को सॉल्व कर देना है। तो सॉल्व कैसे करोगे, ये x² को x² रहने दो, 5x में से 3x जाएंगे तो 2x, और 6x को बराबर के इधर ले आओ तो -4x हो जाएंगे, और यहाँ -15 हैं और ये 6 है, ये 6 इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, -15 -6 -21 बराबर इधर क्या बचेगा 0, बराबर के 0 इधर लिख दो। ये आपकी क्या हो गई द्विघात इक्वेशन आ गई, द्विघात समीकरण आ गई। अब इस वाली इक्वेशन से आप बच्चों मेरे को यहाँ पे बताओ, यहाँ पे a बराबर क्या है 1, क्योंकि आपको इसके हल चाहिए, हल निकालने के लिए हम सीधाचार विधि या द्विघात सूत्र का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो a बराबर क्या है 1, b बराबर क्या है यहाँ पे -4, और c बराबर क्या है आपका -21। अब जब आपके पास a b c की वैल्यू है तो आप इसके मूल निकाल सकते हो, वो वाला फॉर्मूला लगा करके -b ± b² -4ac/ 2a। आप इसमें वैल्यू पुट कर देना, एक बार प्लस ले लेना, एक बार माइनस ले लेना, और आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आपके आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएंगे। आप इसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है। यहाँ से तो करना बहुत आसान है, मैं पूरा सवाल सॉल्व कराऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप उतना देखने में परेशान होंगे, तो मैं यहाँ से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। मैंने आपको समीकरण बनाना बता दिया। अब हम जाते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, ठीक है, या फिर मैं ऐसा करता हूँ इसको पूरा सॉल्व ही कर देता हूँ आपके लिए, एक सवाल पूरा सॉल्व कर देता हूँ, नेक्स्ट सवाल नहीं करूंगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का b, यानी वैल्यू पुट करिए, -4 प्लस माइनस b², b की जगह पे क्या होगा -4 का स्क्वायर, -4 × a की जगह पे 1 × c की जगह पे -21 अपॉन 2 × a की जगह पे क्या आ जाएगा 1। अब x बराबर माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा, यानी +4 प्लस माइनस, इसको सॉल्व कर दीजिए अंडर रूट को, 4 का -4 का स्क्वायर तो 16 ही हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 16, यहाँ पे माइनस है यहाँ माइनस है तो ये तो जाएगा प्लस, और 21 चौका 84, 21 चौका 84 अपॉन 2a, ठीक है 2a। अब 84 और 16 कितने हो जाते हैं आपके 100, 84 और 100 कितने, 16 कितने रहते हैं 100, तो यानी यहाँ पे आप लिख सकते हो इसको x बराबर 4 प्लस माइनस, ये अंडर रूट में 100 लिखा हुआ है, अंडर रूट में 100 अपॉन 2,
अब x बराबर 4 और अंडर रूट 100 का मतलब कितना हो गया 10, तो x बराबर 4 प्लस माइनस 10/2। तो x बराबर आप क्या करोगे, एक बार प्लस ले लोगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 10/2, और एक बार x बराबर क्या ले लोगे 4 माइनस 10/2, क्योंकि एक बार यहाँ प्लस माइनस है यानी एक बार प्लस लोगे एक बार माइनस ले लोगे। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी 4 और 10 14, 14/2 यानी कि 7 वर्ष। और यहाँ से आप निकालोगे तो 4 में से 10 गए तो माइनस के 6/2 यानी -3। तो बच्चों बताओ कभी आयु माइनस में हो सकती है क्या? नहीं, तो ये वाला आंसर नहीं होगा, आंसर क्या होगा प्लस वाला, यानी x बराबर 7। तो यानी कि जो रहमान की अभी वर्तमान आयु है वो कितनी है 7 है। रहमान की वर्तमान आयु अभी कितनी है 7 वर्ष। ये आपका क्या होगा आंसर। तो मैंने ये पूरा सॉल्व कर दिया, ठीक है बच्चों। अभी हम क्या करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं, अगली प्रॉब्लम सॉल्व करके बताता हूं, ठीक है बच्चों। देखो यहां तक हम सॉल्व कर चुके हैं, तो कर दिया हमने चौथा क्वेश्चन। अभी हम अगला प्रॉब्लम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद से सॉल्व करोगे, ये मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, ठीक है, बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको सॉल्व करके बता देता हूं, ठीक है। देखो जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है वो मैं सॉल्व करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्या बोला है इसने, एक आयताकार खेत का विकर्ण। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक आयत बना लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करा रहा हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक आयत बना लेना है। ये हो गया आपके पास एक आयत। आयत ऐसे ही होता है, उसका विकर्ण कौन सा होगा, ये वाला, या ये भी बना सकते हैं लेकिन हमने ये वाला बना लिया, ठीक। अब उसने क्या बोला है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। तो यानी छोटी भुजा क्या होगी, ये वाली, इससे ये विकर्ण 60 मीटर बड़ा है। तो यानी कि अगर ये x है तो ये इससे 60 मीटर बड़ा होगा, यानी x प्लस 60 होगा। तो ये तो यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आप जो आपको वो क्वेश्चन बोलता जाए आप करते जाइए, आपकी इक्वेशन बन के तैयार हो जाएगी, ठीक। यहां तक हमने कर दिया। तो ये लाइन हो गई, एक आयताकार खेत का विकर्ण हो गया, उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा हो गया। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, बस यदि बड़ी भुजा, ये वाली बड़ी भुजा जो है ये छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, यानी अगर ये x है ये वाली भुजा, तो ये कितनी हो जाएगी x प्लस 30 हो जाएगी। तो उसने खुद बोला है 30 मीटर अधिक है, तो भुजाएं ज्ञात करो। तो हमें ये भुजाएं ज्ञात करनी है, मतलब x की वैल्यू ज्ञात करनी है। x की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी तो विकर्ण भी पता चल जाएगा, बड़ी भुजा भी पता चल जाएगी और छोटी भुजा भी पता चल जाएगी। यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, आपको ये पता है ये आयत है, और आयत में आप जानते हो ये कोण क्या होता है 90 डिग्री होते हैं। ये कोण क्या होते हैं 90 डिग्री, और ये इस तरह से विकर्ण है। तो ये किस तरह का त्रिभुज बन रहा है, ये आपका एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। कौन सा त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ये वाला एंगल क्या है 90 डिग्री बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज में आप जानते हो पाइथागोरस प्रमेय से कि इसका स्क्वायर इस भुजा का स्क्वायर प्लस इस भुजा का स्क्वायर ये इस कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी इन दोनों को जोड़ा जाए तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है। ये जो आप जानते हैं कि नहीं जानते, यानी कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको पता है ना, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब आपको आधार पता है, ये रहा x प्लस 3, ये लंब, क्योंकि ये भुजा अगर x है तो आयत में तो भुजाएं आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये भुजा भी क्या होगी x होगी। तो ये आधार पता है, लंब पता है, कर्ण पता है, तो आप लिख सकते हो फॉर्मूले से। आप लिखोगे यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय की मदद से, पाइथागोरस प्रमेय से आप जानते हो, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज में आपको पता है समकोण त्रिभुज में क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, तो आप कर दोगे कि x प्लस 30 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर बराबर x प्लस 60 का स्क्वायर। अब आपको कुछ नहीं करना, ये बताइए कि इक्वेशन आएगी कि नहीं आएगी आपकी x स्क्वायर में, द्विघात समीकरण बनेगी कि नहीं बनेगी। यहाँ द्विघात समीकरण बनेगी, आपको बस इसको खोल देना है। x प्लस 30 का स्क्वायर ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, x स्क्वायर प्लस 2x बाई a प्लस बी का उसका क्या था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे ही मैंने खोला है, प्लस x स्क्वायर बराबर ये भी x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600। बस अब क्या करना है, x स्क्वायर से एक x स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ एक x स्क्वायर बचा रहेगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये 60x है, इधर इधर 120x है, तो इधर आएंगे तो माइनस के 60x हो जाएंगे, जब प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 120, और 60 कटेंगे तो माइनस के 60x प्लस 900, और इधर ये 3600, जब इधर जाएंगे तो माइनस के 2700 हो जाएंगे, क्योंकि 3600 में से ये प्लस के घट जाएंगे, ये माइनस के इधर होंगे। बस ये इक्वेशन है आपके पास, a बराबर 1 है, b बराबर माइनस के 60 है, और c बराबर माइनस के 2700 है। बस आपको वैल्यू निकाल लेनी है उसी फॉर्मूले से जो मैंने आपको बताया था, और आपके मूल यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी। इसको मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे ये वाला प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, ठीक है।
दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है 180 है, और छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो दोनों संख्याएं ज्ञात करो। तो देखो बच्चों, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर दे रखा है, ठीक, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, यहाँ पे साथ में प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। दो संख्याएं मान लो, आपने एक संख्या मान ली x, एक संख्या मान ली बाई, इनके वर्गों का अंतर यानी एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, वर्गों का अंतर कितना दे रखा है आपका इस प्रॉब्लम में, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है 180 है बस, यानी एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर बराबर क्या है 180। एक इक्वेशन बन गई। अगला देखिए, जैसा बोलता जाए आप करते जाओ। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का, यानी छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या क्या होगी इसमें बाई, क्योंकि आपने घटाया है ना इसका इस वर्ग को, तो छोटी संख्या बाई है, तो छोटी संख्या का वर्ग बाई स्क्वायर बराबर बड़ी संख्या का 8 गुना है, यानी कि क्या है 8x, यही तो बोला है उसने प्रॉब्लम में, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, यानी बाई स्क्वायर बराबर क्या है 8x। इक्वेशन नंबर 2 पुट कर दीजिए बाई स्क्वायर की जगह पे, तो एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर की जगह पे क्या लिख दोगे आप, माइनस का 8x बराबर 180, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। अब बस ए बी सी मान के ए बराबर 1, बी बराबर आपका -8, सी बराबर माइनस का 180, वो फॉर्मूला रखिए, उसमें आप इसकी वैल्यू पुट करिए, आपके पास में वो संख्या आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से आगे आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको इक्वेशन बनाना बता रहा हूँ कैसे करना है, ये तो फिर आपके बाद तो कैलकुलेशन है बहुत आसान। एक क्वेश्चन और करते हैं आपके लिए, यहाँ तक अपने 7 क्वेश्चन कर दिए। अब ये क्वेश्चन जो है ये तो चाल वाला मैंने आपको बता ही चुका हूँ, ये तो उसी तरह का क्वेश्चन है, तो ये आप कर लीजिए, जो मैंने वोटर वोट वाला बताया था ना उसी तरीके का है। अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन क्या है, दो पानी के नल एक साथ एक हौज को इतने घंटों में भर सकते हैं। दो पानी के नल हैं आपके पास, दो नल दिए हुए हैं, ठीक है बच्चों, दो नल दिए हुए हैं, दोनों नल जो हैं एक हौज को इतने घंटों में भर सकते हैं। उसके बाद बोला है बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है। ठीक है, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं एक पेज हट, ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटे में, और उसके बाद बोला है बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। देखो एक ये टंकी है, एक ये हमारे पास ये एक हौज है, ठीक है, इसमें एक नल ऐसा है जिसका व्यास बड़ा है, एक तो ये नल लगा हुआ है, और एक नल अपने पास ऐसा है जिसका व्यास छोटा है, ये नल लगा हुआ है। तो बताओ, आप बताओ कि ये नल जल्दी भरेगा कि ये नल, तो ये नल जल्दी भरेगा, ऑब्वियस सी बात है, जो जिसका व्यास बड़ा है वो नल इसको जल्दी भरेगा। और उसने कहा कि अगर दोनों को मिलके भरें तो वो 9 सही 3/8, दोनों अगर मिलके भरेंगे तो 9 सही 3/8 घंटे लगते हैं जब दोनों नल चालू हैं, है ना। और अगर एक नल चालू है, मान लो बड़ा नल चालू है, तो इसको इस छोटे नल से 10 घंटा कम समय लगता है। ठीक है, तो अगर मैं मानूं, यहां मानोगे आप छोटे व्यास वाला नल, छोटे व्यास वाला नल अगर इसको x घंटों में भर रहा है, x घंटे में भर रहा है, छोटे व्यास वाला नल को भरने में लगा समय, को भरने में लगा समय वो मान लिया आपने x घंटा, तो बड़ा व्यास वाला बड़ा नल मैं सीधा लिख देता हूं, बड़ा नल को कितना समय लगेगा, बड़ा नल का समय, बड़ा नल को कितना समय लगेगा भरने में, वो लगेगा उससे 10 घंटा कम समय। सही बात है ना, छोटा नल को ज्यादा टाइम लगेगा x, और उसने बोला कि बड़े नल को कम समय लग रहा है, 10 घंटा कम लग रहा है, तो बड़े नल का समय कितना हो जाएगा x माइनस 10 घंटा। यहां तक आपको हो गया। अब ये बताइए कि ये तो x घंटे में इसको पूरा भर दे रहा है, अगर ये छोटा नल जो है ये अगर अकेला चलाया जाए तो x घंटे में पूरा भर दे रहा है, तो बताओ एक घंटे में कितना भरेगा। तो एक घंटे में छोटे नल द्वारा भरा गया पानी, कितना पानी भर देगा उसमें, कितना भर देगा उस हौज को, कितना क्षेत्रफल भर देगा, कितना भाग भर देगा, भरा गया भाग बोल सकते हैं, या भरा गया भाग, कितना भाग भर देगा, इसका कितना भाग भर देगा। अगर भाई x घंटे में पूरा भर दे रहा है तो एक घंटे में कितना भर देगा, 1/x बोला जाए कि 10 घंटे में पूरा भर दे रहा है या 15 घंटे में पूरा भर दे रहा है, तो एक घंटे में कितना बढ़ेगा, 1/15 भाग भरेगा, फिर दूसरे घंटे में 2/15, ऐसे करते करते पूरा भर देगा 15 घंटे में। तो एक घंटे में छोटे नल द्वारा भरा गया भाग कितना होगा, 1/x भाग। ठीक है ना, यानी एक अगर पूरा भाग माना जाए तो x घंटे में अगर वो पूरा भर रहा है तो 1/x भाग में वो 1/x भाग को एक घंटे में भरेगा। ऐसे ही एक घंटे में जो बड़ा नल होगा, एक घंटे में बड़े नल द्वारा भरा गया भाग, बताइए कितना भाग भरेगा ये बड़ा नल। आपको पता है कि वो x माइनस 10 घंटे में पूरा एक भाग भर रहा है, पूरा भर दे रहा है, तो x माइनस 10 एक घंटे में कितना बढ़ेगा, 1/x माइनस 10 भाग, कितना भाग भर देगा। ठीक है ना, 1/x माइनस 10 भाग।
ठीक है। अब आपको पता है कि दोनों मिलकर 9 सही 3/8 9 सही 3/8 घंटे में 9 सही 3/8 घंटे में 9 सही 3 बटे, अरे यार क्या है हटाओ, ठीक है। दोनों ही मिलकर 9 सही 3/8 घंटे में उसको पूरा भरते हैं। तो 9 सही 3/8 घंटे में पूरा भरते हैं। 9 सही 3/8 का मतलब क्या हुआ? 9 सही 3/8 को आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 8 9 72 3 75/8, यानी 75/8 घंटे में, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, 75/8 घंटे में दोनों ही नल मिलकर 75/8 घंटे में पूरा भर देते हैं। 75/8 घंटे में पूरा भर देते हैं। तो एक घंटे में दोनों नल कितना भरेंगे? तो एक घंटे में दोनों नलों द्वारा भरा गया भाग, कितना पानी भरा जाएगा दोनों नलों द्वारा एक घंटे में? तो वो हो जाएगा 1 बटे, जैसे यहाँ पे 1/x कर रहे थे ऐसे यहाँ पे इन घंटों से भाग दे देंगे, तो 1/75/8। तो ये कितना हो जाएगा? 8 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 8/75 भाग। तो एक घंटे में दोनों नलों द्वारा भरा गया भाग कितना आया? 8/75 भाग। अब आपको पता है कि एक घंटे में छोटे नल द्वारा भरा गया भाग 1/x है, बड़े नल द्वारा भरा गया भाग 1/x-10 है, और दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा? दोनों नलों द्वारा भरा गया भाग 1/x प्लस 1/x-10, इतना भाग दोनों नल मिलकर भरेंगे। और आपको पता है कि दोनों नलों द्वारा एक घंटे में भरा गया भाग यहाँ पे कितना आ रहा है? 8/75। तो इसको इसके बराबर रख दोगे कि नहीं रख दोगे? तो ये 8/75। भाई दोनों नलों द्वारा, छोटे नल द्वारा 1/x है, बड़े नल द्वारा 1/x-10 है, एक घंटे में भरा गया भाग, तो दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो ये इसके बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जो क्वेश्चन में दिया है, तो 8/75 के बराबर कर दोगे। अब आपको क्या करना है? यहाँ पे द्विघात समीकरण बनानी है। बस हो गया, यहाँ से आपका प्रॉब्लम सॉल्व। आपको इनका एलसीएम लेना है, ये हो जाएगा x × x-10, x से x को डिवाइड करोगे तो यहाँ x-10 बचेगा, और उसका 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x-10 प्लस x-10 से x-10 कट जाएगा, x बचेगा, और x का 1 से गुणा करोगे तो x बराबर 8/75। कुछ नहीं, वज्रगणन विधि करनी है और प्रॉब्लम सॉल्व। x और x 2x, ये हो जाएगा 2x - 10 गुणा में क्या आएगा? 75 बराबर x × x-10, ये हो जाएगा x × x-10 और गुणा में 8। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व कर लेना, जो भी आपका आंसर आएगा x का वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था और एक अलग तरीका था इसको क्वेश्चन को करने का। ऐसा क्वेश्चन अगर प्रॉब्लम आपको पेपर में आ गया तो ये आपको थोड़ा सा परेशान करेगा, इसलिए मैंने इसको पूरा आपको बता दिया है। इस तरह से आपको करना है कि पहले एक नल द्वारा निकाला गया एक घंटे में भरा गया भाग निकाल लो, दूसरे जो बड़ा नल है या छोटा नल है उससे निकाला गया भरा गया भाग निकाल लो, दोनों को जोड़ दो, उसके हिसाब से इधर से भाग निकाल लो, दोनों को बराबर कर दो। तो इस तरह से आप क्या करते हो, कर सकते हो, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो बच्चों। तो यहाँ से आप इसके सॉल्यूशन निकाल लीजिएगा, जो भी आंसर आए वही आपका आंसर होगा। यहाँ ये मैंने आपको क्वेश्चन बना दिया, ये थोड़ा सा सबसे जो टफ था ये क्वेश्चन ये था, थोड़ा सा ये मैंने आपको सॉल्व करा दिया, थोड़ा सा इसमें सोचना था। देखो बच्चों, अगला लास्ट क्वेश्चन ये मैसूर वाला 132 किलोमीटर पर घंटा वाला रेलगाड़ी वाला, ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करिएगा, बहुत आसान है, इसमें ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, ये क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है बच्चों। देखो इसको मैं यही बता देता हूँ, ये ज्यादा लंबा नहीं होगा, ये यही बता देता हूँ। देखो बच्चों, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग क्या है? 468 है। 2 वर्ग हैं आपके पास, जैसे ये वर्ग मान लो, क्वेश्चन नंबर कौन सा बता रहा हूँ मैं? 11, ठीक है बच्चों। ये एक वर्ग है जिसकी ये भुजा a है, ये भी a है, ये भी a है, ये भी a है, क्योंकि वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? a²। तो इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? a²। एक और दूसरा वर्ग मान लीजिए आप, यहाँ पे दूसरा पेन ले लेता हूं मैं आपके लिए। देखो बच्चों, एक और दूसरा वर्ग मान लीजिए जिसकी भुजा मान लीजिए b, ठीक है बच्चों, b। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? b²। अब आपको दिया है कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग दे रखा है, तो भाई इसका क्षेत्रफल तो हुआ a², इसका क्षेत्रफल हुआ b², इनका योग आपको दे रखा है 468, ठीक है। अब बोला गया है कि यदि उनके परिमापों का अंतर 24 है, यहां तक आपने कर दिया नहीं कर दिया? यदि उनके परिमापों का अंतर कितना है? 24, तो परिमाप बताइए बच्चों, इसका परिमाप क्या होगा बताओ आप? इसका परिमाप क्या होगा? परिमाप का मतलब होता है भुजाओं का योग, परिधि को परिमाप, भुजाओं का योग, ए कितना हो जाएगा परिमाप? 4a। इस वाले में परिमाप क्या होगा? b 4 भुजाएं, 4b 4b, और उनका अंतर बोला है, यानी 4a - 4b बराबर कितना दिया हुआ है आपको? 24। अब बोला है कि दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करो, हमें क्या चाहिए? a और b। तो बच्चों यहाँ से तो बहुत आसान है सॉल्व करना, आप यहाँ से 4 कॉमन ले लो पूरे में से, तो ये बचेगा a - b, इधर से भी 4 कॉमन हो जाएगा, 4 × 24, 4 कट जाएगा, दोनों साइड से कॉमन ले लिया, तो a - b बराबर कितना आ गया बच्चों? आपका 6 आ गया।
तो यानी a बराबर क्या लिख सकते हो आप, b प्लस 6, क्योंकि ये माइनस का जब इधर जाएगा तो प्लस का b हो जाएगा, तो b प्लस 6। इस a बराबर b प्लस 6 को आप इस वाली इक्वेशन नंबर 1 में, और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, इस a की वैल्यू b प्लस 6 आप इसमें पुट कर दीजिए। तो जैसे ही आप पुट करोगे b प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर आपका कितना हो जाएगा, 468। अब बच्चों आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे इस प्रॉब्लम इसको सॉल्व कर देना। ये हो जाएगा b प्लस 6 का होल स्क्वायर क्या होगा, b स्क्वायर प्लस 2 गुणा b गुणा 6, 2ab क्या होती, 2ab होता था ना, होता था फॉर्मूले में, तो 2ab का मतलब 2b गुणा 6 यानी कि 12b प्लस 6 तलंगा 36 प्लस b स्क्वायर बराबर 468। अब बस सॉल्व कर दो बच्चों, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 2b स्क्वायर प्लस 12b, ये प्लस के 36 हैं, इधर 468 हैं, ये माइनस के हो जाएंगे जब इधर के जाएंगे, तो प्लस का 36 माइनस 468 बराबर 0। ये हो जाएगा आपका 2b स्क्वायर प्लस 12b। अब 468 में से 36 जाएंगे तो आपके कितने बचेंगे बच्चों, 432 बराबर 0। इसको और छोटा सा सिंप्लीफाई कर दोगे आप कहोगे सर इसमें तो 2 पूरे में कॉमन आ रहा है, तो 2 भी कॉमन ले लोगे, तो आप यहाँ बचेगा b स्क्वायर, 2 से भाग दे दीजिए दोनों साइड, तो 2 की 6 भी यहाँ पे भाग दोगे तो ये हो जाएगा 216, और 0 में 2 से भाग दोगे तो 0। ये आपकी इक्वेशन आ गई। इस वाली इक्वेशन में आपको कुछ नहीं करना, इस इक्वेशन में आपको क्या करना है कि a और b की वैल्यू बताइए। यहाँ से a बराबर क्या है 1, और अच्छा वो कंफ्यूज हो जाओगे आप, b वो आप वो वाले फॉर्मूले से कंपेयर कर रहे हो ना, a बराबर क्या है 1, b बराबर क्या है यहाँ पे 6, और c बराबर क्या है माइनस का 216। अब बस आपको वो वाला फॉर्मूला लगाना है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। a और b c की वैल्यू पुट कर देना। आपके इस वाले प्रॉब्लम में जो x की वैल्यू होगी, मतलब x मतलब वो जो इस वाले प्रॉब्लम में x की वैल्यू मतलब b की वैल्यू आएगी, x मतलब b है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे चर क्या है b माना है ना हमने। अगर मैं इसको x y से करता तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन नहीं होता, तो मैंने a b से कर दिया है, तो ये x की जो वैल्यू आएगी मतलब वो किसकी वैल्यू आएगी, b की वैल्यू आएगी। और जब b की वैल्यू आ जाएगी तो a माइनस b बराबर क्या है 6, यानी a बराबर क्या है 6 प्लस b, तो जो b की वैल्यू आएगी उसको पुट कर देना तो a की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपका क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया इस पूरे वीडियो में, उस पूरी क्लास में हमने इस एक्सरसाइज को पूरा सॉल्व कर दिया है, ठीक है। इस एक्सरसाइज 4.3 को हमने पूरा सॉल्व किया है। अगली क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी कौन सी है 4.4। देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज कौन सी है आपकी, ये रही 4.4। इस वाली एक्सरसाइज को मैं पूरा आपको एक बार, इसके वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस वाली एक्सरसाइज में, लेकिन ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो अगली क्लास में मैं इस एक्सरसाइज को डिटेल में आपको सॉल्व कराऊंगा, थोड़ा सा आपको रिवाइज कराऊंगा, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे वो हम सॉल्व करेंगे अगली क्लास में। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, ये क्लास आपको अच्छी लगी हो, तो आप मेरे वीडियो को, आप मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।